नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है आप प्रदेशवासियों के भी लिहाज से, क्योंकि दया याचिका पर दंगल शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश में अंता सीट से बर्खास्त भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा की दया याचिका को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। कंवरलाल मीणा को 2005 में तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल ताड़ने और एक प्रशासनिक अधिकारी का कैमरा तोड़ने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई थी। 20 साल तक ये पूरा मामला अदालतों के चक्कर में चलता रहा। इस दौरान जज ने सुनवाई भी की, सरकारी वकील भी आए, दूसरे पक्ष के वकील भी थे और इस पूरे प्रोसीजर पर न जाने कितने पैसे आप आम जनता के खर्च हुए होंगे। अब दोषी कंवरलाल मीणा की दया याचिका राज्यपाल के सामने लंबित है, पेश कर दी गई है। कंवरलाल की दया याचिका पर सरकारी प्रक्रिया शुरू होने के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रही बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। देशवासियों, राज्यपाल कंवरलाल की सजा कम करते हैं या माफ करते हैं, यह फैसला उनको करना है। लेकिन अगर ये माफी मिलती है, दया मिलती है और इसका फैसला राज्यपाल की तरफ से किया जाता है तो कंवरलाल मीणा की विधायकी फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर अब कहा है कि दया याचिका हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। आप प्रदेशवासियों को यह संवैधानिक अधिकार कितनी बार मिला होगा यह आप ही जानते हैं, लेकिन आज इस प्रदेश के सबसे बड़े मसले पर हम करेंगे सबसे गंभीर चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बर्खास्त विधायक कंवरलाल की दया याचिका पर सियासी घमासान। कंवरलाल की 3 साल की सजा माफी के लिए राज्यपाल से गुहार। कांग्रेस बोली, भाजपा ने संविधान और कानून का बना रखा है मजाक बना दिया इन लोगों ने कानून का, संविधान का। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। बीजेपी का जवाब, हर नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी सजा प्राप्त व्यक्ति माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। दया याचिका पर दंगल। तो कंवरलाल की दया याचिका पर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कंवरलाल को राज्यपाल दया की माफी देंगे और इससे आखिर क्या नज़ीर पेश होगी प्रदेश में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ परिचय करवा दूं हमारे पैनल का। हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कोशिश करेंगे कि वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लें। आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, ये दया याचिका को लेकर के अब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं कंवरलाल की दया याचिका को? राज्यपाल के पास क्या माना जाए, कैसे देखा जाए सर? देखिए, मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये माना जाता है कि जो राज्यपाल महोदय हैं उनका झुकाव जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी की ओर ही होता है। और जिस तरीके हमको पता है कि जो अभी मौजूदा राज्यपाल हरिभाऊ हेगड़े साहब हैं, वो क्या नाम से जो महाराष्ट्र से आए हुए, और उनकी जो पहले जो पृष्ठभूमि रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में रही है और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये लगता होगा कि बागड़े साहब जो है वो उसका पक्ष लेंगे कंवरलाल मीणा का। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक राज्यपाल के समक्ष याचिका विचाराधीन है तब तक शायद इस पर क्या नाम से कोई प्रतिकूल टिप्पणी या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हो सकता है राज्यपाल इसको याचिका को खारिज कर दें, तो हमें अभी इंतजार करना चाहिए। अभी तो राज्यपाल ने सिर्फ लेकिन वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सर मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं मित्तल साहब, वो अलग बात है खारिज कर दें या फिर इसको
माफी के तौर पर माफी दे दें, सजा कम कर दें, वो उनके विवेकाधिकार है, वो उन पर फैसला छोड़ते हैं। लेकिन 20 साल तक एक कोई केस चलता है हमारे सिस्टम के अंदर और कोर्ट सजा सुनाता है, और इस सिस्टम में जज भी सरकार के, आम जनता के पैसों से पैसे लेकर के कार्रवाई करते होंगे, सरकारी वकील भी इन्वॉल्व होते होंगे, सरकारी बिल्डिंग का भी उपयोग हुआ होगा। वो 20 साल तक का आम जनता का जो खर्च है वो इस तरह से एक दया याचिका के तौर पर एक दोषी को उसकी चर्चा भी हो जाए तो उसे क्या कैसे देखना चाहिए? आम जनता के साथ क्या न्याय होता है? उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं होता है सर? इतनी लंबी एक कानूनी प्रोसीजर है जिसका पालन करने के बाद इस तरह से सवाल जी मित्तल साहब। देखिए हेमंत, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था पर जो आपका गुस्सा है वो भी वाजिब है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, संविधान के अंदर जो जिसको अधिकार दिए गए होते हैं उन अधिकारों का हर आदमी इस्तेमाल करता है। इसीलिए कहा गया है कि क्या नाम से कोई भी अधिकार, कोई भी जो सजा आपका व्यक्ति है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता, सजा के लिए प्रस्तुत कर सकता है। हमने देखा है क्या नाम से देश भर में कई बार ऐसे कई मुद्दे आए जब राष्ट्रपति के सामने आतंकवादी जिनको सजा मिली आतंकवाद के मामलों में, वो भी क्या नाम से अपनी पिटीशन को लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि ये चूंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ये याचिका प्रस्तुत की गई है। लेकिन आपका जो गुस्सा है वो अपनी जगह, लेकिन एवं मैं इस आम आदमी की सोच इस तरह के मामले आते हैं तो वो क्या सोचता है बैठ करके, उसको लेकर के मैं सवाल कर रहा था, उसको लेकर के समझना चाह रहा था। जी पौरुष भारद्वाज जी, जी ठीक है सर। पौरुष भारद्वाज जी, आपको क्यों लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जबकि अभी तो राज्यपाल ने कोई फैसला किया ही नहीं है? देखिए हेमंत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर लिखित नियमों से ज्यादा नैतिकता पर जोर दिया जाता है। आम जनता भी जो है वो भारतवर्ष में नेताओं को जो चुनती है वो इस आधार पर नहीं चुनती कि भाई किसने कितना कानून का पालन किया या किसने कब क्या कानून तोड़ा। जनता के हित में कानून तोड़े भी जाते हैं, परंतु अपराधी प्रवृत्ति के लोग चाहे वो निजी काम के लिए करें या और किसी वजह से अपराध करें, वो अपराधी होते हैं और जनता जो है उनको जो है समय समय पर दंड देती है। परंतु देखिए, आप भारत में देखिए, अब एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि हजारों वर्ष बाद भी भारत की आत्मा में श्री राम, प्रभु श्री राम इसलिए बने कि उन्होंने अपना पूरा जीवन नैतिकता के उच्च मापदंड के पालन में बिताया और उन्हीं भगवान राम के राज्य की जो कल्पना है उसको आज हम यदि किसी सरकार के या राज्य के आदर्श रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर जो है राम राज्य आ गया। प्रभु श्री राम के नाम से राजनीति शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी की, जिसके 2 सांसद थे, भगवान राम का नाम लेकर के इन्होंने राजनीति करी और आज बहुमत में सरकार आ गई। उसके बाद में आकर के इन्होंने प्रभु श्री राम की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के आदर्शों की और नैतिकता के उच्च मापदंडों की जो धज्जियां उड़ाई, उसके लिए इनको देश की जनता प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि अब से पहले तो हमारे भारत की राजनीति में राम राज्य स्थापित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक ऐसा उदाहरण थे कि जो एक नैतिकता के आधार पर भी उनकी कई गलती होती थी तो वो अपना पद जो है खुद चला करके स्वतः ही तत्काल त्याग दिया करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी इन्हीं के पार्टी के नेता थे। आपको ध्यान होगा कि एक जैन हवाला कांड हुआ था, उसकी डायरी में उनका नाम आ गया था। उन्होंने अपनी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता तत्काल त्याग दी और उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जब तक मैं इस पूरे मामले से बरी नहीं हो जाऊंगा, मैं संसद में आना दूर, मैं चुनाव तक जो है वो कभी भी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में जब वो उस पूरे प्रकरण से बरी हुए, उसके बाद में फिर वो लोकसभा में चुनाव लड़के दोबारा पहुंचे। मैं आपका ध्यान यहां भी दिलाना चाहूंगा कि हमारे भारत में मोदी की भाजपा से पहले यह स्थिति थी कि यदि कोई नेता कुछ गलत कर देता था या कानूनी तौर पे, तो छोड़िए नैतिक आधार पर भी यदि डिफॉल्टर पाया जाता था और उसका मामला सार्वजनिक पटल पर आ जाता था तो पार्टियां स्वतः जो है संज्ञान लेकर के उसको निष्कासित कर दिया करती थी। परंतु अब तो यहां तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी वॉशिंग मशीन खुल गई कि जहां पे कहा जाता है कि वो सर्फ एक्सेल का प्रचार आता है, उसकी एक टैगलाइन है कि दाग तो अच्छे हैं। तो यहां तो जो जितना दागी नेता होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना सूटेबल है। भारतीय जनता पार्टी इसको कहेगी, पहले आरोप लगाएगी, कहेगी भाई ये तो दागी है, ये तो दागी है, ये तो दागी है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन धुलेगा वो साफ सुथरा हो जाएगा। जी आपकी बात भी सुने, लेकिन पौरुष भारद्वाज, मेरा तो सीधा सा सवाल था कि भाई अभी कोई फैसला हुआ नहीं, राज्यपाल के पास दया याचिका लगाने का तो हर नागरिक का अधिकार है, तो ऐसे में संविधान कैसे बात बात पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है? लोकतंत्र का प्रोसीजर है या लोकतंत्र की हत्या, ये तो बता दीजिए। और कैसे है ये? तो प्रोसीजर है लोकतंत्र में कि हर आदमी को अधिकार है, वो अधिकार का अपना उपयोग कर रहा है, उसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे आपको दिखती है, ये बताइए ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके राज्य में क्या होता था।
विधायक गंभीर मारपीट का आरोपी होते हुए गिरफ्तारी नहीं होती थी, और फिर जो है पुलिस मुख्यालय में बुला करके मुख्यमंत्री जी से संवाद करके 4 घंटे में गंभीरतम अपराध के अंदर उसको कैसे 4 घंटे के अंदर शाम तक बेल मिल जाती थी, वो बताऊंगा आपको। बताइए ना पहले आप। मैं नैतिकता सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर कांग्रेस के अपने चेहरे पर भी है? बोलिए। मुझे बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात को कहूंगा कि कंवरलाल मीणा में और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा में रात दिन का फर्क है। कंवरलाल मीणा को दया याचिका लगाने का निश्चित तौर पर हक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता कंवरलाल मीणा के इस कृत्य की निंदा भारतीय जनता पार्टी को उसी समय की जानी चाहिए थी जिस समय उनको सजा हुई। ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी उनको तत्काल जो है भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से जो है बर्खास्त कर देती। आपने देखा कि उनकी जब विधायकी नियमानुसार भी जानी थी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाने का अवसर दिया गया, और जब वो सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी याचिका खारिज हो गई उसके बाद में यहाँ पे स्पीकर ने उनको जो है उनकी सदस्यता से उनको बर्खास्त किया। यही मापदंड जो है राहुल गांधी जी के मामले में आपने देखा कि राहुल गांधी जी को जब 2 साल की सजा होती तो यही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में स्पीकर थे कि जिन्होंने तत्काल न सिर्फ उनकी सदस्यता से उनको हटाया बल्कि उनका सरकारी बंगला सुविधाएं तक बंद कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड में हमारे को आपत्ति। और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज आपने आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो भारतीय जनता पार्टी का बयान दिखाया, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कहना चाहिए था कि भाई कंवरलाल मीणा का अधिकार है कि वो जो है दया याचिका लगा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कहना चाहिए था कि भले कंवरलाल मीणा दया याचिका। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं हेमंत जी, मैं जवाब दे रहा हूं। हेमंत जी, मैं जवाब दे रहा हूं आप ही की बात का। मैं कह रहा हूं सवाल का जवाब नहीं मिला। ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? कोई आदमी लोकतंत्र का प्रोसीजर पालन कर रहा है, उसमें आपको लोकतंत्र की हत्या कैसे नजर आ रही है, ये बताइए ना। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपसे। आप कहां दे रहे हैं? पिछले 5 मिनट से आप बोले जा रहे हैं सर। आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं नैतिकता, आप जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के लिए नैतिकता लागू नहीं होती है। मेरी बिल्कुल, हाँ, निश्चित तौर पे राजनीति में नैतिकता का जो मापदंड का जो पालन करता है वही व्यक्ति नेता कहलाने के योग्य है। मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जब आज इन्होंने दया याचिका लगाई तो एक व्यक्ति के तौर पे उनका अधिकार है, परंतु नेता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान ये होता कि भाई वो जो बयान, अच्छा, आप उनका बयान लिख के दे दीजिए, वो पढ़ देंगे, अच्छा रहेगा। दोनों को आपस में भले क्या होना चाहिए वो तो वही जाने ना। अशोक जी बताइए। ठीक हो गया पौरुष जी, हो गया 5 मिनट हो गया सर, 6 मिनट हो गया। पौरुष जी हो गया सर, हो गया। बोलिए अशोक जी। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी की सरकार। देखो कि इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल के पास में कोई भी व्यक्ति जा सकता, सांसद, विधायक, कोई भी उसको सजा दिया होगा। दूसरा ये बात आती थी नैतिकता। जब इंदिरा गांधी का चुनाव को डिस्क्वालीफाई किया कोर्ट के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं की, जब तो नैतिकता नहीं आई। राहुल गांधी को जब मानहानि के मामले में वहां सजा दी गई तो वहां आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो नैतिकता नहीं आई है। तो मैं कह रहा हूं कि आप यदि किसी को सजा मिली है और वो उसने किसी दया याचिका लगाई है तो उसका एक व्यक्तिगत मामला है, वो याचिका उसको लगा सकता है जिन्होंने इन्होंने स्वीकार करा है। दूसरा यहां बताऊं कि इन्होंने नैतिकता बताई, थोड़ा सा इन्हें देख लीजिए सचिन पायलट जी और गहलोत जी में क्या थी, 5 साल के अंदर कौन सी नैतिकता चल रही थी। और जो पूरा राज्य राजस्थान झेल रहा था उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके कान से राजस्थान को भोगना पड़ा। दूसरा ये देखिए कि यदि कोई दया याचिका लगाती है, जैन साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं, बता सकते हैं ये याचिका क्यों लगाई जा रही है और इसके प्रावधान क्या हैं। कारागार अधिनियम हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो, उसके तहत लगाए जाएंगे। दूसरा मेरा ये कहना का मतलब है यदि राज्यपाल के पास में कोई दया याचिका लगाई है तो जांच का एक प्रोसीजर भी होता है, जांच की उसमें जांच भी की जाएगी। उसके तथ्य के अलावा उसका पहले का क्या ग्राउंड है वो भी उसमें देखा जाएगा। जहां तक कांग्रेस यदि हर बार में उछलती है और इनमें कंपटीशन तो चल रहा है, वो सबको ही पता है, डोटासरा जी में चल रहा है, जूली जी में चल रहा है। अब वो चाहे वो एक्स के माध्यम से करते हो या वक्तव्य के माध्यम से करते हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हो, लेकिन किसी ऐसी चीज का जिसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई खराबी आ रही हो तो बताए। अब इस मामले में कोई व्यक्तिगत रूप से लगा रहा है, याचिका लगा रहा है, उस याचिका के अंदर भी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये बीजेपी का मामला है, और जो उनकी योग्यता से संबंधित विधानसभा अध्यक्ष थी उन्होंने 23 मई को इनकी योग्यता खत्म कर दी और निर्वाचन आयोग को भेज दिया। तो आज के समय उनकी योग्यता, आज विधायक नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई है। लेकिन ये जो मुद्दा नहीं हो, आधारहीन बात हो, जो लोकतंत्र को खुद खत्म करने वाले हों और जो इमरजेंसी ये थोपने वाले हों,
काला अध्याय जो करने वाले हो, मीडिया पर सेंसर वो लगाने वाले हो, न्यायपालिका के अधिकारों को भी खुद को अपनेपन संरक्षित करने लग जाएं, राजनीतिक दलों को अंदर डाल दें, नसबंदी जैसा काम करने लग जाएं, और वो हमें ये कह रहे हैं कि साहब ये तो इमरजेंसी है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम तो इन्होंने किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि डिस्क्वालीफाई से संबंधित कोई बिल जो ये अध्यादेश लेके आ गए, जो 2 साल से अधिक से था, और जिसको राहुल गांधी ने जाके बाद में फाड़ा, तो ये ऐसी सरकार थी जो इनका पोषण करने वाली थी, जो राजनेताओं को सजाओं के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आज ये कह रहे हैं कि साहब संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं का जो शोषण किया और जिनको अपने अनुसार चलाया, कितनी बार 100 से अधिक तो राज्यपाल के माध्यम से राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। आज समय ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जो इन्होंने यूज किया गया था। तो संवैधानिक संस्थाओं पर ठोस जो कुठाराघात किया गया, उनको अपने अनुरूप किया गया। राज्यपालों को कब तो हाईकोर्ट जज बनाते थे, कब हाईकोर्ट जज से राज्यपाल बना देते थे, जैसी प्रक्रिया भी इन्होंने चालू करी है। राजनारायण का केस आपको सबको पता है कि किस कारण से आपातकाल लागू हुआ। देखिए, हेमंत जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कई बार हम लोग यू टर्न की पार्टी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? आपको ध्यान होगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावेदार जो है घोषित किया था। राजस्थान पे आ जाइए महाराज, नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बात तो पूरे देश की बातें हो जाएगी बहुत लंबी। राजस्थान पे आ जाइए संक्षेप में। हेमंत जी आपसे मैं आपको हर्षाधिपति वाल्मीकि याद है कि नहीं याद है? एएन उसकी कितनी हड्डियां तोड़ी थी आपके विधायक पर आरोप थे, गिरिराज सिंह मलिंगा पर एक शब्द नहीं बोले आप, और अभी भी नहीं बोलेंगे। सुनो, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड क्या किया आपकी सरकार ने, सब जानते हैं। अच्छा, एक हेमंत जी एक और उदाहरण बताऊं। एक हाई कोर्ट के अंदर जो जयपुर बम ब्लास्ट हुआ, एक बार हेमंत जी, एक जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, उसकी पैरवी करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर डबल एजी को आना था। 1 साल तक हेयरिंग होती रही, 1 महीने तक हेयरिंग होती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है और वो बरी हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, मतलब और 20 साल की न्याय प्रक्रिया से गुजरते हुए विधायक, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि 20 साल तक न्यायालय का सामना खर्च हुआ, जज की तनख्वाह लगी, लीडर की तनख्वाह लगी, उसकी बिल्डिंग में बिजली के बिल लगे, उसके ड्राइवर के पैसे लगे, चपरासी के पैसे लगे। इतनी लंबी न्याय प्रक्रिया को क्रॉस करके 20 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को सजा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए चोरी का पीछे से द्वार खोलने लगती है। अशोक जी ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि पहले गुजरात में, यूपी में, और कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के भी एक मामले में इस तरह से विधायक की सजा माफ की जा चुकी है। ये उदाहरण हम जनता के सामने पेश करते हैं सर। चलिए मैं आता हूं। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट जुड़ चुके हैं, ए.के. जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता। बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। जैन साहब, ये बड़ा बवाल मचा हुआ आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तो आप देख रहे हैं राजनीति में, लेकिन हमें बताइए कि आखिरकार राज्यपाल के पास में दया याचिका का प्रोसीजर क्या है, और उसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या है? देखिए, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 में और राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 में तथाकथित जो क्लीमेंसी पिटीशन है, दया याचिका है, उसके अधीन सजा को पूर्णतः माफ करने का, सजा को कम करने का या सजा को निलंबित करने का अधिकार दिया हुआ है। परंतु ये अधिकार संविधान में स्पष्ट अंकित है कि राज्यपाल का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल जो सलाह देगा वो सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ये मामला शरद चंद्र राभा के मामला बनाम स्टेट ऑफ असम के मामले में 1960 में आया था। उसमें 6 महीने बाद ही उसकी सजा को, बाकी सजा को रद्द राज्यपाल द्वारा कर दिया गया था। तब ये प्रश्न आया था कि क्या ये डिस्क्वालीफाई हो गए एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको सजा को रिमिट किया गया है, कम किया गया, उनको दोष सिद्धि से मुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वो डिबार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चुनाव लड़ने के लिए डिबार्ड है, डिस्क्वालिफिकेशन उन पर लागू होता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में स्टेट वर्सेस जगदीश के निर्णय में स्पष्ट कहा कि ये जो शक्तियां हैं, ये राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से
प्रयोग में लेता है, अर्थात मंत्रिमंडल की ये शक्तियां है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग अपराधों को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उपयुक्त कारण और मानव अधिकार से संबंधित मामलों में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और साथ ही कहा था कि यदि दुरुपयोग होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेड शक्तियां ये आप कह रहे हैं कि ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है जैन साहब? न्यायिक समीक्षा के निश्चित रूप से अधीन है। उसके बाद प्रेमराज के मामले में सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार का 2006 का मामला था और बाकी मामले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है। निर्णयों में ये कहा है कि एक लिमिटेड स्कोप जुडिशियल रिव्यू का है। और स्वर्ण सिंह पंजाब के विधायक थे, 1998 का उनका मामला है, उनको 2 साल की सजा को उनको पार्डन कर दिया, आजीवन कारावास की सजा थी, उनको माफ कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अपास करते हुए राज्यपाल को वापस रिमांड किया था कि जो निश्चित पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार आप दोबारा रीजेंट ऑर्डर पास करते हुए इसमें रिमांड। नारायण दत्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिमिशन का मतलब, राज्यपाल अगर रिमिशन करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी है, वो दोषी नहीं है। केएम नानावती के मामले में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि निश्चित रूप से ये वाइड पावर्स हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति को बहुत बड़ी पावर्स हैं। और उसके बाद प्रेमराज और उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मली न्यायालय जुडिशियल रिव्यू में एग्जीक्यूटिव पावर्स में हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में जब उनका दुरुपयोग हुआ हो पैरामीटर्स के अगेंस्ट में किया, जैसे स्वर्ण सिंह का मामला जिसमें रिमांड किया गया था, केहर सिंह का मामला था जिसमें राज्यपाल के आदेश को अपास किया गया। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट के 2010 के और 1998 का निर्णय है, दोनों के दोनों पर एक निश्चित सीमा तक सवाल है सर मेरा, जैन साहब एक और सवाल है कि जो बीजेपी ने कहा है कि ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है दया याचिका, क्या ये वाकई हर कैदी का अधिकार है? वो इसका दावा कर सकता है दया याचिका? क्लीमेंसी पिटीशन लगाना हर जो कैदी है उसका अधिकार है और उसका निस्तारण समय पर किया जाए। ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक लंबे समय तक इनको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, परंतु आधार मनमाने नहीं हो सकते। मंत्रिमंडल, क्योंकि स्वर्ण सिंह का मामला राजनीतिक आधार पर सजा कम की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिमांड किया। प्रेमराज का मामला है, इरूप श्रीधाकर का मामला है जिसमें एक महिला एमएलए थी, उनके पति की सजा को इसी तरीके से माफ कर दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे पॉलिटिकल माइलेज के आधार पर इस तरह से फैसला नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाएगा, और वैसे तो कहने की बात है कि सारी संवैधानिक पद हैं, स्पीकर का भी, राज्यपाल का, पर ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है कि जहां जहां राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वहां सारे फैसले संविधान से नहीं होते, राजनीति के अनुसार होते हैं। और ये राजनीति सारी झगड़े की जड़। सबसे अंतिम में आपको जी एक छोटी सी टिप्पणी, 20 सेकंड सर। देखिए हेमंत, क्या नाम से अभी जो AK जैन साहब ने बात कही है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात करी आपने भी उसको कहा कि यदि राज्यपाल कंवरलाल मीणा की सजा को माफ करते हैं तो कांग्रेस को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए और राज्यपाल के इस फैसले को वह चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल का ये जो फैसला है वो न्यायिक जांच के दायरे में आता है, ये अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण। अशोक जी, ठीक, अशोक जी, पॉलिटिकल माइलेज के आधार पर इस तरह के फैसले नहीं हो सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जैन साहब ने कही और कई तथ्यों को भी उन्होंने रखा है। जी सर बोलिए। देखो कि जिस प्रकार से AK जैन साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने पूरा बताया है कि ब्यौरा किसको भी याचिका लगाई जा सकती है, पिटीशन लगाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस सिफारिश पर ये राज्यपाल पूरी जो है वो अपने स्वविवेक से निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर निर्णय होता है। तो अगर राज्यपाल ऐसा कोई निर्णय करते हैं तो आपकी सरकार की सिफारिश मानी जाएगी ना सर? जी नहीं, मैं बताऊंगा कि 161 के अंदर ही और ये प्रोविजन है कि संवैधानिक प्रोविजन है, उस संवैधानिक प्रोविजन के तहत क्योंकि बॉडी होती है, जांच कराने का एक प्रोविजन होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूछी जाती है। इसमें आप तो करने के लिए बैठे हैं, ये बोलो ना, आप तो करने के लिए बैठे हो आप लोग। दूसरा ये कह रहे हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो संविधान की?
क्यों मजाक कर रहे हो संविधान की? भारतीय जनता पार्टी का बयान ही इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान का मंत्रिमंडल क्या फैसला करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का यदि ऑफिशियल बयान ये होता कि राज्यपाल भले ही उनको बहाल कर दे, उनकी सदस्यता, उनकी जो है सजा रद्द कर दे, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी से निष्कासित मानती है। निष्कासित रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके उनके कृत्य का खंडन करते। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक लंबी बहस है ये कि आखिरकार नैतिकता क्या होनी चाहिए, वो अलग मसला है राजनीति में, लेकिन अभी फिलहाल राज्यपाल को इस पर निर्णय करना होगा। इस याचिका पर राज्यपाल क्या निर्णय करते हैं ये राज्यपाल के स्वविवेक पर, उनके अधिकार पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या राजनीतिक फायदा देने के लिए इस तरह की याचिकाओं पर राज्यपाल को किसी के पक्ष में निर्णय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक अलग बहस है। फिलहाल इसे लेकर के बीजेपी कांग्रेस के बीच में टकराव की स्थितियां तो हैं, लेकिन नैतिकता पर पर्दा भी डाला हुआ है, उसका इंतजार करना बाकी है।